उठो भागो, बहा लो थोड़ा पसीना। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बड़ा बिजनेस .com। कम ऑन, बड़ा बिजनेस वापस स्वागत है। रिटेल के महाकुंभ 100 स्ट्रैटेजी, बने रहना मेरे साथ। नो रिपीट करनी है। तेरी मेहनत और कामयाबी को देखकर 4 लोगों ने करी तेरी बुराई, तब समझ लेना बेटा तूने तबाही मचाई। कोरोना ने कर दिया आपके बिजनेस को साइड ट्रैक, समय आ गया कर लो बिजनेस के अंदर लोकेशन लोकेशन लोकेशन। फिजिकल लोकेशन जो है ना वो रैंक करता है फर्स्ट। सबसे पहली चीज है लोकेशन। लोकेशन कंसिस्टेंट होनी चाहिए। टारगेट मार्केट, किसको माल बेचना है, और कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग, आसपास कौन कौन है। प्राइमरी लोकेशन में 60 से 80% कस्टमर रहते हैं, 3 तरह के लोकेशन होंगी। सेकेंडरी लोकेशन में 15 से 25% कस्टमर आपके काम के होते हैं, और टर्शियरी मतलब सबसे हल्की लोकेशन, वहां पे कस्टमर कभी आता है कभी नहीं आता है। देख लीजिएगा आपका साइट वेन्यू कैसा है, वहां पे इन्फ्लुएंस है कि नहीं कस्टमर को लाने के लिए। दूसरी बात, ऑक्यूपेंसी कॉस्ट कितनी है, आपका बजट कैसा है, वहां पे लीज पे लेना है कि खुद का खरीदना है, लोकेशन की मेंटेनेंस कॉस्ट कैसी है। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, वहां ट्रैफिक कितना आता है, नंबर ऑफ कस्टमर कितने आते हैं, नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स कितने वहां से निकलते हैं आपकी दुकान के बाहर, नंबर ऑफ पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले लोग कितने निकलते हैं भैया, और वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है। लोकेशन लोकेशन लोकेशन। देखिए उस लोकेशन पे लोग कितने पढ़े लिखे हैं, देखिए वहां एज ग्रुप कैसा है, वहां लोग नौकरी क्या करते हैं, प्रोफेशन क्या चलता है, वहां इनकम ग्रुप कैसा है, वहां लाइफस्टाइल कैसा है, वहां धर्म कौन सा फॉलो करते हैं। इससे आइडिया लगता है। आप देखिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का पता लगाइए, वहां टोटल डेंसिटी कितनी है, और प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है जो प्रोडक्ट आपको बेचना है। इंपॉर्टेंट फैक्टर, कस्टमर स्पेंड कितना करता है, स्पेंड कितना करता है, वहां जो रहने वाला कस्टमर है उसकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, और कंपटीशन कैसा है, और लोकेशन की अवेलेबिलिटी है भी कि नहीं है। वैसे मैंने अपने वीलॉग पे इस इवेंट के बारे में काफी अनाउंसमेंट किया था। आप मेरे वीलॉग चैनल के बारे में जानते हैं, मेरा एक पर्सनल वीलॉग भी है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा वीलॉग, ऐसा चैनल मैंने बनाया है, पर्सनल वीलॉग। कहते हैं जीवन में जब तक जीना है तब तक सीखना है। आइएगा यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब, लोकल मार्केट के हिसाब से माल बेचो, ऐसे थोड़ी है। बीइंग लोकल रेलेवेंट विल हेल्प यू। देखो उससे क्या ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ जाएगी, कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा, आपके ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि कस्टमर बड़ा वैल्यूड फील करता है, और सेल्स बढ़ जाएगी क्योंकि एक्चुअल डिमांड को आप मीट कर जाते हो। लोकली रेलेवेंट का मतलब क्या, मैकडॉनल्ड जब इंडिया में आया तो उसने क्या लेकर के आया, मैक आलू टिक्की है जी, आलू टिक्की। इंडियन को हर चीज में आलू चाहिए, हाँ है जी। ग्रीस में गया तो वहां पे ग्रीक ले आया है जी, वेज पिज्जा मैक पफ इंडिया में ले आया, जापान में गया तो मैक सुशी ले आया। लोकली रेलेवेंट का मतलब क्या है जी, जब आप गांव देहात में जाओगे तो वहां पे आपको टूथ पाउडर मिलेगा, बड़े शहर में आओगे तो बढ़िया डिजाइनदार टूथपेस्ट मिलेगा, है जी। लोकली रेलेवेंट का मतलब है लुई फिलिप, वैन ह्यूजन, मोंटे कार्लो, पीटर इंग्लैंड, एलन सोली, ऑक्सलमबर्ग, ये थोड़ी मिलते हैं गांव में। आप वहां पे है कौन, चाहिए क्या उसको। तीसरी स्ट्रैटेजी, सेल्स नहीं है, परचेज ही सेल्स है। आपके धंधे के अंदर जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, जो भी है, ये समझो परचेज ही गेम चेंजर है आपके लिए। परचेज पे ध्यान लगाओ। 80-20 का रूल है, परचेज जितनी अच्छी होगी बात बनेगी। कौन सा ब्रांड परचेज कर रहे हो, कौन सा डिजाइन परचेज कर रहे हो, कौन से सीजन के हिसाब से परचेज कर रहे हो, कितने रुपए में परचेज कर रहे हो। रिटेलर को एग्जीबिशंस में जाना चाहिए, वहां जाकर के देखना चाहिए। आप ब्यूरोक्रेट मत बनो जिसने ड्राई फ्रूट का डब्बा दे दिया उसका माल खरीद लूंगा, है जी। पीछे से डिस्ट्रीब्यूटर का आदमी आ रहा है मिठाई का डब्बा लेके, आप तो हमारे भगवान है, नहीं वो तो मैं हूँ। कई बार रिटेलर जो है ना वो बेचारा समझ ही नहीं पाता माल किससे खरीदना है। स्कीम स्कैम के चक्कर में मत पड़ो। प्रॉब्लम क्या है, आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, इन्वेंट्री लेवल बहुत सारा इन्वेंट्री फालतू पड़ी हुई है, क्यों, क्योंकि आपने गलत सामान खरीदा था। सेल्स बढ़ानी है तो पहले परचेज को ठीक करो। हर बड़ा रिटेलर देश के अंदर, हर बड़ा रिटेलर अपनी परचेज पे समय लगाता है, सेल्स का सिस्टम बना लेता है। आप ब्रांड लेकर के आओ, ब्रांड जल्दी बिकता है। और स्कीम के चक्कर में मत फंसो कि भाई कितना मार्जिन मिल रहा, कितना मारे, हल्की आइटम का मार्जिन ज्यादा माल बिकता नहीं है। डेड स्टॉक अगर हो गया है बहुत ज्यादा, जल्दी निकालो, बिल्कुल नहीं निकल रहा, डांग में दे दो, रखो मत वहां पे डेड स्टॉक को। वाई एनालिसिस करो अपना कि मेरा स्टॉक क्यों पड़ा हुआ बहुत दिनों से, क्या डिजाइन की प्रॉब्लम थी, क्या आप गलत प्राइस पे बेच रहे थे, क्या आपका सेल्समैन ठीक नहीं है, क्या आपने डिस्प्ले अच्छे से नहीं किया। खाब टूटते हैं मगर हौसला भी जिंदा है, आप लोगों की मेहनत के आगे मुश्किलें भी शर्मिंदा है। चौथी स्ट्रैटेजी, कॉल फॉर एसेंशियल, सेल दी नॉन एसेंशियल। अरे भैया रिटेलर्स का महाकुंभ, आप वीडियो को साथ साथ शेयर कर देना ताकि आपके दोस्त भी आ जाएं। क्या मतलब हुआ, बिग बाजार में जाते हो, वो एसेंशियल के लिए बुलाता है और नॉन एसेंशियल भी बेच जाता है। मेरी बात सुनो, एड कैंपेन ऐसे बनाते कि आप
बात तो करें खाली जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं उन पर डिस्काउंट दिखाएंगे और गैर जरूरी चीजें भी लोग खरीद जाते हैं, एंड अप बाइंग अदर प्रोडक्ट। वो कहते हैं जी 250 रुपए का ऑफ देंगे, 750 का माल खरीद लो। पर आपने कभी सोचा है केवल 750 का माल खरीदने जाते हैं जब 5 दिन की महाबचत दिखाता है आपको बिग बाजार? आप 750 से बहुत ज्यादा शॉपिंग कर लेते हैं। खास तौर से इन 5 दिन में आपका जो बिल होता है वो पूरे महीने के अमूमन बाकी महीनों के मुकाबले ज्यादा हो जाता है। ध्यान दिया आपने कभी? जब आप बिग बाजार जाते हो उन 5 दिन में अमूमन हर महीने जितना बिल होता है उससे ज्यादा बिल आपका उन दिनों होता है जब बचत की जगह ऐसी खपत हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्या क्या एसेंशियल के चक्कर में बुलाता है जी, दूध ले लो, ब्रेड ले लो, शुगर ले लो, इस पर डिस्काउंट दे रहा हूँ, रिफाइंड ले लो, सॉस ले लो, घी ले लो, टी कॉफी ले लो। ये एसेंशियल है। जब आप इस पर डिस्काउंट देखते हो आपको लगता है सब कुछ सस्ता, सब कुछ सस्ता, अरे बहुत सस्ता। आप अंदर घुसते हो तो वहां पे बाद में आप भ्रमित होकर के बाकी सामान भी ले जाते हो। डिस्काउंट एसेंशियल पे देने से बहुत ज्यादा ग्राहक आ जाता है। आप भी समझिएगा इस बात को। मिटाना चाहते हो अगर अपने बिजनेस का सेटबैक, मैं ईएई के बारे में बताऊंगा, वही लाएगा बाउंस बैक, बिजनेस का बाउंस बैक। चलो 5वीं स्ट्रैटेजी पे आते हैं, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। प्राइस कैसे होनी चाहिए? कई बार कॉस्ट प्लस, जो बिजनेस की शुरुआत करता है ना रिटेलर, शुरू के दिनों में सबसे आसान तरीका क्या है? जितने का माल लाए उस पर मार्कअप लगा दो, फाइनल प्राइस रख दो। है जी, 100 का लाए 110 में बेच दो, 100 का लाए 120 में बेच दो। ये सबसे सिंपल तरीका है। ये न्यूली लॉन्च रिटेलर्स के लिए काम आता है। प्राइसिंग इज नॉट अबाउट कॉस्ट और कॉम्पिटिटर्स, इट इज अबाउट फाइंडिंग द कस्टमर वैल्यूएशन। जब कस्टमर को वैल्यू क्रिएट करके देते हो, मेरी बात समझो, अमूमन जब बिजनेस बड़ा हो जाता है तब कॉस्ट प्लस नहीं चलता है, पर शुरू में कॉस्ट प्लस चलता है। सिंपल टू यूज है, ज़्यादा डेटा आपको नहीं चाहिए। छठी स्ट्रैटेजी कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। कंपटीशन क्या कर रहा है? आप स्मार्ट प्राइसिंग डिफरेंशिएट करके क्रिएट कर सकते हो अपने राइवल्स के मुकाबले। आप दूसरों के प्राइस पे बेंचमार्क क्रिएट कर लो। मेरी बात समझना, रीजन फॉर एंटर क्रिएट करो। थोड़ा इजी करता हूँ उसको। कस्टमर को रीजन दो। 10% आइटम ही 90% कस्टमर खरीदते हैं, जो मैंने एसेंशियल बताया ना पहले। उन 10% पे डिस्काउंट दे दो, कंपटीशन के मुकाबले ज्यादा कस्टमर आ जाएगा, बाकी चीजें भी खरीद लेगा। इसे बोलते हैं कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। कंपटीशन के मुकाबले जो ज्यादा चीज बिकती है, सबसे ज्यादा बिकती है, उस पर ध्यान देना, उस पर डिस्काउंट दे दो, उसके चक्कर में ट्रैफिक पुल कर लो, बाद में बाकी चीजें बेच सकते हो। एक होता है प्रीमियम प्राइसिंग। प्रीमियम प्राइसिंग क्या है? ये जितना एक्सपेंसिव उतना बेटर, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। इससे आप ब्रांड को कैपिटलाइज करते हैं, आप वेल्दी कस्टमर ग्रुप को टारगेट कर पाते हैं, जैसे ज़ारा है, मुफ्ती है, लुई विटॉन है, वर्साचे है। ये यूनिक प्रोडक्ट पे और प्रीमियम सर्विस पे चलता है, सब पे नहीं चलता है। जो कोई खास आइटम हो, किसी के पास नहीं हो, उस पर आप प्रीमियम प्राइसिंग कर सकते हो। एक होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ये वो होता है जब आप कंपटीशन से सारी चीजें सस्ती कर देते हो और मार्केट में घुसने की तैयारी करते हो, शुरुआत करते हो। जैसे जियो आया, पेनिट्रेशन प्राइसिंग के द्वारा आया कि ऐसा पेनिट्रेट कर दूं कि पहले सारी मार्केट कैप्चर कर लूं, बाद में प्राइस बढ़ा दूंगा। सभी लोग करते हैं, ओला उबर ने भी शुरुआत में यही किया, ओयो ने भी शुरुआत में यही किया। पेनिट्रेशन प्राइसिंग से आते हैं, ये मार्केट एंट्री में काम आता है। आपका कस्टमर बेस बड़ा हो जाए, अटेंशन सबसे भ्रमित करके अपने पास लेकर के आ जाए, मार्केट शेयर बड़ा हो जाए, बाद में जब कस्टमर रिपीट आने लगेगा फिर प्राइस बढ़ा दें। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? अगर आपने बहुत दिन तक पेनिट्रेशन प्राइसिंग पे जाते रहे, मार्जिन खत्म हो जाएंगे, आपकी डीप पॉकेट नहीं है तो दिक्कत आएगी। उससे अच्छा क्या है? हाई लो प्राइसिंग। हाई लो प्राइसिंग क्या होता है? शुरू में महंगी आइटम, धीरे 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 रेट कम कर दो। हमेशा अडॉप्शन कर्व में जो शुरू का कस्टमर होता है वो ज्यादा पैसा देने को तैयार होता है। जैसे एप्पल आईफोन, एप्पल आईफोन पहले लाख रुपए का आएगा, फिर 80 का होगा, फिर 60 का होगा, फिर वही वाला मॉडल 45-50 का भी बिकने लग जाता है। आप सीजनल ट्रेंड को कैपिटलाइज कर सकते हो, आप कंपटीशन पर डिपेंडेंट नहीं रहते। अपैरल में, फुटवेयर में, टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में ही बहुत काम आता है। आप जब डिमांड कम होने लग जाती है तो प्राइस कम कर देते हो, बाद में उसको बोलते हैं हाई लो। पहले हाई से आती है इनिशियल प्राइस, बाद में लो करते हो। और जब समय आपके शेल्फ में फालतू आइटम बच जाती है तो उसको और लो करके आराम से बेच के निकाल देते हो ताकि नए साइकिल में एंटर कर सको। इसमें लिमिटेड स्टॉक क्लियरेंस इस पे काम करते हैं। लिमिटेड स्टॉक का मतलब क्या है? आप वो आइटम को पहले बेच दो ताकि नया सीजन शुरू होने से पहले बेच दो, नया सीजन शुरू होने से पहले बेच दो, और लिमिटेड स्टॉक लेकर के आते हैं। बात समझते हैं कि एंकर प्राइसिंग होता है। एंकर प्राइसिंग क्या है? इसमें इमोशन काम करता है, प्राइस को थोड़ा छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। एंकर प्राइसिंग, इससे साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आता है हमारे शॉपर्स के ऊपर। रिटेलर्स की स्ट्रैटेजी, काम की स्ट्रैटेजी सारी ध्यान से सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा। सेम प्रोडक्ट का सेम प्राइस सिमिलर प्रोडक्ट का मत रखो, एक को ज्यादा एक को कम। मैं इसका तरीका बताऊंगा, इससे रिलेटेड एक और प्राइसिंग है, उसमें ज्यादा समझ में आएगा। सिलेबल, इसमें जो नंबर होते हैं ना, जैसे आपने कोई चीज बेचनी है 1999.00 मत लिखो, 1999 लिखो खाली। इसको मैं थोड़ा समझाऊंगा। पहले बंडल प्राइसिंग लेते हैं। बंडल प्राइसिंग क्या है? इकट्ठे कर दो कई सारी चीजें। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपना माल बेचता है, साथ में कुछ और चीजें बंडल कर देता है, तो उससे माल बेचना आसान हो जाता है। जैसे आप समझते हैं, तेज एक न्यूज चैनल है आज तक का, जब आज तक को अपनी एडवर्टीजमेंट बेचनी पड़ती है तो साथ में वो तेज को भी क्लब करके बेच देता है। एक्स्ट्रा वैल्यू आपने ऐड कर दी अपने एक्सपीरियंस में, और इससे क्या होता है जी? लो डिमांड और लो और
लो डिमांड के जो प्रोडक्ट है ना, वो भी आप साथ में क्लब करके बेच देते हो। जो माल बिक ही नहीं रहा था आपका, वो भी आपने क्लब करके बेच दिया। बड़ा फायदा होता है, इसको बोलते हैं बंडल प्राइसिंग। एक होता है की स्टोन प्राइसिंग। की स्टोन प्राइसिंग क्या है? होलसेल प्राइस से डबल करके बेच दो। ये तभी बेच सकते हो जब आपकी सब्सटैंशियल शिपिंग कॉस्ट आती है, पीछे की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, या टर्नओवर बड़ा स्लो है, तो आपको भाई मार्जिन चाहिए बहुत ज़्यादा, या फिर कोई यूनिक आइटम है आपके पास में, इसको बोलते हैं की स्टोन। कुछ ही प्रोडक्ट में काम आता है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन पूरी की स्टोन पे ही चलती हैं। मर्चेंडाइज को होलसेल के डबल रेट पे बेचने की कोशिश करो। एक होता है चार्म प्राइसिंग। चार्म प्राइस